हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे टेंस के बारे में। क्योंकि अगर हमारे पास टेंस की नॉलेज अच्छी नहीं है तो ना तो हमारे इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव हो सकती है, ना तो स्पीकिंग इंप्रूव हो सकती। तो आइए सीखते हैं टेंस को। अब देखिए टेंस होते क्या है। टेंस क्या है? एक समय है जिसे हिंदी में काल कहते हैं। हम लोग कोई भी बातें करते हैं वो किसी ना किसी समय से निर्धारित होता है। यानी हम लोग अभी पर है, यानी अभी क्या है? प्रेजेंट है। जो बातें कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट है। और प्रेजेंट में रहकर हम लोग बीती बातें करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पास्ट, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। फिर हम लोग यह बातें करते हैं फ्यूचर की, जिसे भविष्य काल कहते हैं। ये सब क्या, ये बातें क्या, तीनों काल में बातें होती है, यानी तीन समय में बातें की जाती है, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आप देखिए टेंस कितने होते हैं? प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट अभी को हम लोग, जो अभी में बातें होगी वो प्रेजेंट टेंस कहलाती है। जो पहले बीती हुई बातें होती है वो पास्ट में होती है। फ्यूचर यानी जो भविष्य में होगा वो फ्यूचर, यानी पास्ट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये क्या है? हमारे इनडेफिनेट टेंस, यानी जो एक प्रेजेंट टेंस, जो भी बातें होती है वो एक जैसे ही होती है। बस कुछ लफ्ज होते हैं जिससे पता चलते हैं पास्ट में बातें हो रही है या फ्यूचर की बातें हो रही हैं। लेकिन तीनों के लहजे जो होती हैं, बातें जो होती है वो एक ही तरीके से होती है। ऐसा तो नहीं है ना प्रेजेंट में हम लोग किसी और तरीके से बात कर रहे हैं, पास्ट की हम लोग किसी और तरीके से बात करेंगे। नहीं, बातें तीनों टेंस में हम लोग एक ही तरीके से करते हैं। बट कुछ थोड़े बहुत पॉइंट का डिफरेंट होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि पास्ट की बातें हैं या फिर फ्यूचर की बातें हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी है। देखिए प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हैं? इनडेफिनेट टेंस। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब लोगों को टेंस में घबराहट इसलिए हो जाती है कि 12 टेंस, प्रेजेंट टेंस है तो उसके भी 12 लर्न करने हैं, 4 लर्न करने हैं, पास्ट के 4 लर्न करने हैं और फ्यूचर के भी 4 टेंस लर्न करने हैं। यानी तीनों टेंस को मिलाकर 4 लर्न करेंगे तो 12 हो जाएंगे। इसलिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत घबराहट होती है बच्चों को। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनेट टेंस हो गया, प्रेजेंट ही टेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, प्रेजेंट टेंस में ही परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इन ही चारों से टेंस बनते हैं। यानी कि तीन टेंस ये आपने याद कर लिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर बस आप इस 4 को लर्न करिए, आपके पूरे 12 लर्न हो जाएंगे। देखिए इनडेफिनेट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप अब इसी के साथ आप रिपीट करिए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका एक फ्रेज तैयार हो गया। फिर इसी को आप पास्ट मिला दीजिए, यानी कि आपने इसी को लर्न किया बट इससे पहले आप पास्ट लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो गए। इसी तरीके से फ्यूचर को इसके आगे मिला दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए कितनी आसानी से आपको टेंस के नेम याद हो गए कि टेंस होते कितने। पहले तो 3, अब 3 टेंस के भी 4 होते हैं। यही तो कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा लोगों को यही घबराहट नहीं तैयार हो पाता कि पहले हम इसके टेंस को 12 लर्न करें, फिर इस 12 टेंस के सेंटेंस को 12 लर्न करें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन और घबराहट दूर हो जाएगी। आप देखिए आपने बस 4 तैयार किए हैं, 4 के साथ आपके 12 लर्न हो गए। बस आगे प्रेजेंट लगा दिया, पास्ट लगा दिया, फ्यूचर लगा दिया, आपके ये पूरे रेडी हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है सेंटेंस। जिस तरीके से हमने उसमें तैयार किया था कि फोर था, फोर टेंस में से तीनों टेंस को किस तरीके से बनाया, उसी तरीके से अब आप यहाँ पे देखिए बस आपको 4 सेंटेंस बनते हैं। यानी कि जो टेंस होते हैं उसके 4 सेंटेंस बनते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। देखिए इनडेफिनिट टेंस आपने बनाया, इनडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस ये लर्न किया था, परफेक्ट टेंस, फिर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब जिस टेंस में होगा उससे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब उसी तरीके से अब ये देखिए इनडेफिनेट टेंस अगर आप बना रहे हैं तो इनडेफिनेट टेंस में आपको ये चारों सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
ये आपके 4 सेंटेंस बन गए। एक और बनते हैं, 5 बनते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आपके इन चारों जो है तैयार हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। इसे आपने रट लिया। अब यही आपके चारों आपने लर्न कर लिया, बस आपको 4 लर्न करने हैं। ये लर्न कर लिया। अब आप इन्हीं टेंस में जो भी टेंस बनाएंगे, इन्हीं का, इसी सेंटेंस का ही यूज करेंगे। इनडेफिनेट टेंस के आगे आपने इसी को यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप इसी तरीके से यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से जब आप परफेक्ट टेंस को बनाएंगे तो परफेक्ट टेंस में भी आपका यही चारों यूज होगा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर आप जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो उसमें भी आपको यही चारों का यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बताइए कंफ्यूजन कहाँ है? आपको तो बहुत आसानी से लर्न हो गए, उधर आपने 4 लर्न की, इधर आपने 4 लर्न किए तो चारों टेंस के नेम याद हो गए, यानी कि किस टेंस में क्या टेंस होते हैं, टेंसेस होते हैं वो आपको याद हो गए। अब टेंस में क्या सेंटेंस बनते हैं वो आपके तैयार हो गए। इस क्लियर? अब आइए आगे समझते हैं। उसके बाद जरूरत क्या होती है एक टेंस को बनाने के। सबसे पहले तो आपने टेंस को समझ लिया। अब जब हम लोग किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट जब भी बनाए जाते हैं तो उसमें एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आगे की स्लाइड में आपको काफी क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले आपको हम वो चीजें बता रहे हैं जो आपको एक सेंटेंस में हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। इसे भी आपको लर्न करना है। अभी हम आपको वो चीजें बता रहे हैं जो आपको लर्न करना है। इसे बिना लर्न करे आप आगे कोई सेंटेंस नहीं बना, और बहुत ही आसानी इजी वे में बता रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, एक्सेट्रा। इतना ही होते हैं, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट। ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। देखिए इसे याद करना है हमेशा के लिए। ये है जब भी आप इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे आप। सिंगुलर सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के बहुत ही कम यूज, बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस यूज ही नहीं होते, बहुत कम ही यूज होते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट समझ लिया। आप देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, दिस, दोस। अब आप इसे रट लिए। ये दोनों आपके लर्न करने के लिए। जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्हें रटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो छोटी छोटी चीज मैं बता रही हूँ, क्योंकि उन्हें बिना रटे, बिना लर्न किए आप आगे नहीं लिख सकते। जो छोटी छोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं। देखिए फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद जरूरत होती है वर्ब की, फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब जो है चेंज होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी लिंक दे दूंगी वर्ब की, ताकि आपको सारी वर्ब जो है याद कर लीजिए। बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि बिना वर्ब के भी सेंटेंस बनाए नहीं जाते। कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ये तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल के लिए आपको दी हूँ, लेकिन अब वर्ब भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे डू की करना होता है तो उसी का सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, डूइंग फिफ्थ। क्योंकि हम लोग सेंटेंस बनाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, ये वर्ब चेंज होते रहेंगे, इसलिए वर्ब को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ब नहीं याद होगी, वर्ब की नॉलेज अच्छी नहीं होगी, फिर भी आप बीच में अटक जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स, एडवाइस, सलाह देना, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइजिंग, एडवाइजेस। तो मैंने आपको बता दिया वर्ब को याद करना है और उसके फॉर्म को भी आपको याद करने हैं। अब नेक्स्ट देख चलते हैं। अब है ऑब्जेक्ट, जो एक सेंटेंस बनाने के बाद जरूरत पड़ती है, उसमें जरूरत पड़ती है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की। जैसे आपका सब्जेक्ट आई है, अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि हम क्या समझा रहे हैं, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप जितना भी मैंने अभी तक बताया बहुत क्लियरली आप उसे समझिए, तभी आप एक सेंटेंस को बना पाएंगे। देखिए सब्जेक्ट आई, जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी बनेगा। ऑब्जेक्ट जब मैं सेंटेंस बनाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट होता क्या है। अभी आप समझ लीजिए आई का ऑब्जेक्ट मी।
यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट। ये भी लर्न करने हैं आपको, बस इतने ही लर्न करने हैं सब्जेक्ट और बस इतने ही लर्न करने हैं ऑब्जेक्ट। जो आपको ज्यादा लर्न करना है वो है वर्ब। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जितने मैंने दिए हैं बस उतना ही लर्न करना है। और टेंस, अब देखिए आगे। अब ये आता है, पहला मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पहले तो टेंस प्रेजेंट से ही स्टार्ट होती है, तो प्रेजेंट सबसे पहला टेंस क्या था, इंडेफिनिट टेंस। मैंने याद कराया था ना, प्रेजेंट ये टेंस हो गया, और जो टेंस में बनते क्या है वो होता क्या है टेंस का, इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी पहचान क्या होगी, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये एक हिंदी की पहचान है। लेकिन है आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हो, यानी कि उसमें हैबिट बताई जाए, किसी चीज की हैबिट बताई जाए, तो उसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इंग्लिश की थिंकिंग है। और जो हिंदी की पहचान होती है, ता है, ते है, ती है, ये हमारे इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब फिर मैंने आपको क्या लर्न कराया था, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था ना। इंडेफिनिट टेंस के बाद सेंटेंस बताया था, कितने सेंटेंस बनते हैं। तो अब मैंने याद कराया था ना, 5 सेंटेंस बनते हैं। तो पहला उसमें से क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मैंने याद कराया है, बताया है ना पिछली स्लाइड में, सब्जेक्ट होते क्या है, उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा। सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। मैंने बताया कि वर्ब आपको लर्न करने की जरूरत है और उसके फॉर्म को, क्योंकि टेंस में, सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा आपको समझने की जरूरत है कि वर्ब को हम किस लेवल तक यूज करें। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मतलब कि अगर वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर देंगे तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। अंडरस्टैंड, अगर वर्ब में एस या ई एस को ऐड करेंगे तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म बनेगा। जिस वर्ब में एस या ई एस होते हैं उसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और जिस वर्ब में एस या ई एस नहीं होते हैं, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अगर सिंगुलर होगा तो एस या ई एस को ऐड करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो बेस फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए सेंटेंस होते कैसे। देखिए सेंटेंस को देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू। पढ़ते हो, देखिए पहले देखिए, तुम पढ़ते हो, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ताती ते है ना, ते है। पढ़ते हो, जिस सेंटेंस के लास्ट में ताती ते हो वो हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और हैबिट भी देखना है, पढ़ते हो, ये पढ़ना भी एक हैबिट है। तो तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, यू स्टडी। देखिए वर्ब में एस या ईएस को नहीं ऐड किया गया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। मैंने सब्जेक्ट बताया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, इसलिए कहा है ना, सब्जेक्ट वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यू स्टडी, दूसरा क्या है, वो दौड़ता है, तो देखिए ता आया, ये भी एक हैबिट है। तो वो दौड़ता है, तो ही रन्स। देखिए इस वर्ब में एस को ऐड किया गया, क्यों, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही रन्स, वो हंसती है, वो क्या है, हंसती है। हंसती तातीते है ना, सेंटेंस के लास्ट में तातीते हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में तातीते होंगे वो हमारा इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वो हंसती है, तो क्या हो जाएगा, शी लाफ्स। देखिए लाफ्स, एस का यूज किया, एस ऐड किया इसमें, क्यों ऐड किया, क्योंकि शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वो कुछ सोचता है, वो कुछ सोचता है। ही, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही थाउट, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो एस को ऐड किया, तो ही थाउट समथिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, समथिंग। ही थाउट समथिंग। नेक्स्ट देखिए, वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। देखिए सेंटेंस के लास्ट में ते आए हैं, तो वे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखिए वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वो के लिए क्या बनेंगे, दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में एस या एस को नहीं ऐड करेंगे वर्ब में, तो दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड।
दे प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, मेरी माँ रसोई घर में खाना बनाती है। बनाती है ये क्या है? देखिए सेंटेंस के लास्ट में ती आया ना, मैंने कहा ताती थे, तो ये भी एक हैबिट है। तो माई मदर मेक्स, देखिए एस का, मैंने वर्ब में एस का यूज किया। माई मदर मेक्स फूड इन द किचन। आई होप इनडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट डज या डू, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए समझिए, सब्जेक्ट के बाद इसमें डज या डू या डस का यूज करेंगे, यानी डज या डू का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब वर्ब में एस या आई एस को ऐड नहीं करना है, जहां पे चेंजिंग होगी वो डू और डज में होगी। डज सिंगुलर सब्जेक्ट, डू प्लूरल सब्जेक्ट, याद रख लीजिए, डज सिंगुलर सब्जेक्ट, डू प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल, तुम वहां नहीं जाते हो। देखिए इंडेफिनिट कोई भी सेंटेंस बनेगा, इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ताते ही आएंगे। देखिए तुम वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर। डू का यूज क्यों किया? क्योंकि यू क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। तो यू डू नॉट गो देयर। नेक्स्ट देखिए, वो स्कूल नहीं जाती है। कौन? वो स्कूल नहीं जाती है। तो तातीते आया। फिर देखिए पहली पहचान तातीते की, और ये भी एक हैबिट भी, वो स्कूल नहीं जाती है। तो फिर देखिए उसके बाद क्या होगा? शी हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। गुड। शी डज नॉट गो टू स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल। मैं उससे नहीं बोलती हूँ। मैं उससे नहीं बोलती हूँ। आई के साथ डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट स्पीक टू हिम। आई डू नॉट स्पीक टू हिम। फिर क्या है? वो झूठ नहीं बोलती है। वो झूठ नहीं बोलती है। वो क्या है? वो के लिए क्या यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। वो शी डज नॉट टेल अ लाई। तो देखिए आपने डज का यूज किया गया। अच्छा आप सब में देखिए, इसमें किसी भी वर्ब में देखिए, वर्ब की बेस फॉर्म है, किसी एसीआईएस को इसमें नहीं ऐड किया गया। ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में एसीआईएस को नहीं ऐड करेंगे। जो चेंज होगा डू डज में ही चेंज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट डज, प्लूरल सब्जेक्ट डू। आई होप निगेटिव सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही आसानी से चलेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का देखिए, इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू डज पहले आएगा। अब तो पता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले आती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो डू डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ गई। डू डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसी तरीके से डू का यूज करेंगे, उसी तरीके से वर्ब का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। दो तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली को पहले रखा जाता है। आगे स्लाइड में समझ में आएगा कि एग्जांपल में आपको तब समझ में आएगा। देखिए, क्या तुम वहां जाते हो? क्या तुम वहां जाते हो? देखिए हेल्पिंग वर्ब तब हम यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना हो, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे। अगर उस किसी आंसर, इंटेरोगेटिव जो भी क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर किसी रीजन बताना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा, तब हम WH फैमिली को पहले रखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे तब वहां पर उसका आंसर क्या होगा? यस या नो में होगा। और जब WH फैमिली को पहले रखेंगे तो वहां पर उसका आंसर किसी रीजन में देना होगा। तो क्या तुम वहां जाते हो? देखिए ताते या ताते हर सेंटेंस में आएंगे, यही इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर। डू का यूज क्यों किया? क्योंकि यू हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डू यू गो देयर।
तुम वहां क्यों जाते हो। तो अब देखिए पहले के क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से होगा, क्या तुम वहां जाते हो, हाँ जाते हैं या फिर नहीं जाते। इसका आंसर यस या नो में होगा। तो डू हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया, डू यू गो देयर, तो तुम वहां क्यों जाते हो। अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, यहाँ यस या नो से नहीं काम चलेगा कि हाँ या नहीं, नहीं क्यों जाते हो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो देखिए तब हमारा WH फैमिली पहले आ गया, वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो। क्या वो रोज व्यायाम करता है, तो जो इसका भी जो आंसर होगा वो भी यस या नो में ही होगा, हाँ करते हैं नहीं करते हैं तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से देखिए तो इसका कैसे बनेगा, डस का यूज क्यों किया, क्योंकि वो के लिए क्या है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करना है। तो डज ही एक्सरसाइज रेगुलर, डज ही एक्सरसाइज रेगुलर। फिर वो प्रतिदिन व्यायाम क्यों करता है, अब उसके बारे में अगर बताना है क्यों करता है तब वाई लग जाएगा, क्यों के लिए वाई होता है। तो वाई डज ही एक्सरसाइज रेगुलर, डज का ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे, ही के दर पे यू होता तो क्या करते, डू कर देते, वाई डू यू एक्सरसाइज रेगुलर। उसी तरीके से डज शी लिव इन आगरा, क्या वो आगरा में रहती है, डज शी लिव इन आगरा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया गया। उसी तरीके से व्हाई डज शी लिव इन आगरा, वो आगरा में क्यों रहती है, तो वाई हमारी पहले आ गया क्योंकि यहाँ पर तो हमको आंसर देने हैं। तो वाई डज शी लिव इन आगरा। नेक्स्ट देखिए निगेटिव इंटेरोगेटिव, मैंने क्या बताया था, निगेटिव इंटेरोगेटिव भी एक सेंटेंस होता है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग जब नकारात्मक तरीके से यूज करते हैं तो वो हमारा निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इंटेरोगेटिव उसी तरीके से होंगे, बस इसमें चेंजिंग क्या होगी, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव है। तो डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, वो इंडेफिनिट टेंस के सब में खाली एफर्मेटिव सेंटेंस में ही इस वर्ब में एस या एस को ऐड करेंगे। निगेटिव बनाएंगे या फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे या फिर निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। लेकिन जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, वर्ब में एस या एस में ऐड करना है, बाकी किसी में वर्ब में कुछ नहीं ऐड करना है। अब देखिए डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट फिर है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से WH फैमिली डू डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब उसी तरीके से ये भी होगा कि हेल्पिंग वर्ब तब पहले आएगी जब उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना होगा, तभी डू डज हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी। जब WH फैमिली को पहले करेंगे तो उस आंसर को रीजन के साथ देना होगा। देखिए आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम नहीं हंसते हो, देखिए क्या तुम है तो क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ भी निगेटिव है, तो क्या तुम नहीं हंसते हो, डू यू नॉट लाफ। डू का यूज क्यों किया गया, यूज प्लूरल सब्जेक्ट, यू क्या प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। डू यू नॉट लाफ, लाफ के बेस फॉर्म है ना, देखिए वर्ब की बेस फॉर्म है, वन फर्स्ट फॉर्म है, तो डू यू नॉट लाफ। तुम क्यों नहीं हंसते हो, तुम क्यों नहीं हंसते हो, ये भी एक वजह बताना है। तो क्यों नहीं हंसते हो, तो क्यों के लिए WH फैमिली का यूज करना है, तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई, वाई पहले आ गया, डू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू यूज करते हैं, वाई डू यू नॉट लाफ। नेक्स्ट देखिए, क्या वो तेज दौड़ता है, क्या वो तेज नहीं दौड़ता है, क्या वो तेज नहीं दौड़ता है। डज ही नॉट रन फास्ट, डज ही नॉट रन फास्ट। डज का यूज क्यों किया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद देखिए वो तेज क्यों नहीं दौड़ती है। अब क्या है यहाँ पे पूछा गया वो तेज क्यों नहीं दौड़ती है, तो क्यों रीजन देना है, तो व्हाई डज शी नॉट रन फास्ट, व्हाई डज शी नॉट रन फास्ट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल विद योर ब्रदर, क्या आप अपने भाई के साथ फुटबॉल नहीं खेलते हो। डज शी नॉट गो टू मार्केट विद हर मदर, क्या आप अपने माँ के साथ मार्केट नहीं जाती हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब आप लोगों ने इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके कंप्लीट हो गए। अब बारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ये टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें किसी काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाता, मतलब वो काम जारी है, चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस ये अपने नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो है कोई काम इसमें वो जारी है, चल रहा है। तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये इसकी पहचान होती है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या आप समझेंगे कि उस यानी कि वो काम जो आपका काम चल रहा है वही हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। सेंटेंस पहला क्या बनेगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था, बस आप उन 5 को लर्न कर लीजिए, आपको सारे टेंस में उसी की जरूरत पड़ेगी। एफर्मेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम। देखिए अब इसका हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा इज, आर, एम, और वर्ब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब था। जिस तरीके से इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू और डज, वो इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। ये भी लर्न करना है, हेल्पिंग वर्ब को भी समझना है कि किसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। अब उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वो दौड़ रहा है, वो जो दौड़ रहा है, वो जो दौड़ने काम है वो अभी हो रहा है, वो दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का आ गया। मैंने कहा था ना सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को लर्न करना है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज करेंगे। आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम का यूज करेंगे। एम सिर्फ आई के साथ यूज होगा और किसी के साथ नहीं यूज होगा। आई के साथ एम का यूज करेंगे, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। तो देखिए ही इज रनिंग, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही इज रनिंग। रन की फोर्थ फॉर्म रनिंग, ही इज रनिंग। वो रो रही है, शी इज वीपिंग। वो क्या है? लड़की है, लड़की है। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए शी का यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे, तो शी इज वीपिंग। तुम क्रिकेट मैदान में खेल रहे हो, तुम क्रिकेट मैदान में खेल रहे हो। तो तुम के लिए क्या यूज करना है? यू। यू हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस क्या हेल्पिंग वर्ब होगी? आर। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखिए, दे आर वॉचिंग हॉरर मूवी। दे आर, दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया, तो दे आर वॉचिंग हॉरर मूवी। वे हॉरर मूवी यानी जो डरावनी मूवी है देख रहे हैं, वे डरावनी मूवी देख रहे हैं। शीला इज टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल। शीला क्या है? सिंगुलर है। नेम मैंने क्या बताया? नेम किसी का भी नेम होगा वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया, तो शीला इज टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल। शीला स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रही है। आई एम कुकिंग फूड इन द किचन। आई के साथ क्या यूज करना है? एम का यूज करना है, तो आई एम कुकिंग फूड इन द किचन। मैं किचन में खाना बना रही हूँ। तो देखा आपने, समय रहा है, रही आया, रहा है, रही, यानी कि जो काम उसमें जारी है, अभी तक चल रहा है, वो काम अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट इज, आर, एम, वही हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। इसमें नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए वो मोबाइल पर नहीं बोल रही है, वो मोबाइल पर नहीं बोल रही है। शी इज नॉट टेलिंग ऑन द मोबाइल। नहीं बोल रही है यानी वो मोबाइल पर नहीं बोल रही है, तो वो के लिए क्या यूज करा? शी के साथ क्या लगेगा? इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी इज नॉट, नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। शी इज नॉट टेलिंग ऑन द मोबाइल। देखिए वर्ब आपको ही लर्न करने हैं, अगर आप वर्ब को लर्न करेंगे तो ही आप सेंटेंस को इजिली बना पाएंगे। सब्जेक्ट को याद करना है, ऑब्जेक्ट को याद करना है, हेल्पिंग वर्ब को याद करना है, टेंस को याद करना है, लेकिन वो
वर्ब को भी आपको लर्न करने होंगे। शी इज नॉट टेलिंग ऑन द मोबाइल। तुम खाना नहीं खा रहे हो। तुम खाना नहीं खा रहे हो तो क्या होगा? यू आर नॉट हैविंग फूड। यू आर नॉट हैविंग फूड। तो मैं सो नहीं रही हूं। मैं क्या है? सो नहीं रही हूं। तो नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ क्या बताया था? एम का यूज करेंगे। आई एम नॉट स्लीपिंग। वो दौड़ नहीं रहा है। ही इज नॉट रनिंग। ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करेंगे, उसके बाद नॉट रनिंग। ही इज नॉट रनिंग। अब नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि हम लोग किसी भी टेंस में बनाएंगे इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले ही आती है। तो वो हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाएंगे सब में आईएनजी फॉर्म का है यूज करेंगे। आईएनजी फॉर्म सब में यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब तो रहेंगे ही, आईएनजी फॉर्म ही रहेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ गई, सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर डब्ल्यूएच फैमिली पहले आएगी, फिर उसके बाद इज और एम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए दो तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट टेंस में कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, और जब किसी क्वेश्चन का आंसर रीजन देना होगी, वजह देना होगा, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले आती है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। क्या वो यहाँ आ रहा है? क्या वो यहाँ आ रहा है? ये भी एक क्वेश्चन है ना, जिसको आंसर आपको यस या नो में देना है। क्या वो यहाँ आ रहा है? तो क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी क्या है? कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट, एम आई के साथ। तो इज ही कमिंग हेयर? इज ही कमिंग हेयर? वो यहाँ कब आ रहा है? कब आ रहा है? अब यहाँ पे कब के लिए आपको बताना है ना कि कब आ रहा है, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी, फिर उसी तरीके से आपका पहले आ जाएगा व्हेन इज ही कमिंग हेयर। व्हेन इज ही कमिंग हेयर। क्या तुम सच बोल रहे हो? अब क्या तुम सच बोल रहे हो, इसका भी आंसर यस या नो में देना है। तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ये तो देखना ही पड़ेगा। यू है तो यू के लिए क्या करेंगे? आर प्लूरल सब्जेक्ट यूज, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो आर यू टेलिंग ट्रूथ? आर यू टेलिंग ट्रूथ? तुम उससे क्या बोल रहे हो? तुम उससे क्या बोल रहे हो? क्या के लिए भी वजह बतानी ना, क्या बोल रहे हो। तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे? व्हाट करेंगे। तो व्हाट आर यू टेलिंग हिम? व्हाट आर यू टेलिंग हिम? आइए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसे जिस तरीके से इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होंगे सेम होंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट फिर है नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से डब्ल्यूएच फैमिली, फिर है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। मैंने इंटेरोगेटिव में बताया था हेल्पिंग वर्ब वहां पर पहले आएगी, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देना होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। जब आंसर का किसी क्वेश्चन का आंसर रीजन देना होगी, वजह देनी होगी, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले आएगी। आइए एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। क्या वो अपनी दवाई ले रहा है? क्या वो अपनी दवाई ले रहा है? ये क्या इसका आंसर क्या निकलेगा? यस ले रहा है तो, नहीं ले रहा है तो नो। तो हम उसी तरीके से करेंगे। देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? इज ही नॉट टेकिंग हिज मेडिसिन? सॉरी, क्या वो अपनी दवाई नहीं ले रहा है? क्या वो अपनी दवाई नहीं ले रहा है? इज ही नॉट टेकिंग हिज मेडिसिन? वो अपनी दवाई क्यों नहीं ले रहा है? अब यहाँ पे वजह बतानी है तो डब्ल्यूएच फैमिली को पहले करना है। Why is he not taking his medicine? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ? Am I not asking you something? देखिए आई मैं क्या है? आई यूज करना है, तो आई क्या है? आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? एम। तो एम पहले आ जाएगा। एम आई नॉट आस्किंग यू समथिंग? तो क्या राहुल अपने दोस्त की मदद नहीं कर रहा है? क्या राहुल अपने दोस्त की मदद नहीं कर रहा है? तो
ये भी यस या नो का आंसर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। राहुल, मैंने क्या बताया था, नेम क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका यूज करना है। इज राहुल नॉट डूइंग हेल्प हिज फ्रेंड? इज राहुल नॉट डूइंग हेल्प हिज फ्रेंड? नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी काम को कंप्लीट कर लिया गया है, वो हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए, टेंस अपने नाम से शो कर रहा है परफेक्ट टेंस, यानी काम को परफेक्टली कर लिया गया है। हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। ये हमारे हिंदी की इसकी पहचान होती है। इसका सबसे पहले सेंटेंस क्या बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। मैंने अपनी दवाई ले ली है। देखिए, दवाई लेने का जो प्रोसेस था वो दवाई ले ली गई, लेने का जो प्रोसेस था वो ले लिया गया है, दवाई ले ली है। उसने खाना पका लिया है, यानी जो खाना पकाने का जो प्रोसेस था वो पका लिया है, कंप्लीट हो गया है। उसने मेरा पैसा लौटा दिया है, पैसा जो है अब रिटर्न कर दिया गया है। तुमने इम्तिहान पास कर लिया है, यानी जो पास करने का प्रोसेस था वो कर लिया गया है, पास हो गया है। तो जो भी काम को कर लिया जाए वो हम परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। देखिए, मैंने अपनी दवाई ले ली है, आई हैव टेकन माई मेडिसिन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। मैंने कहा है वर्ब को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके फॉर्म को। तो आई हैव, आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव टेकन माई मेडिसिन। शी, उसने खाना पका लिया है, तो शी हैज कुक्ड फूड। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। शी हैज कुक्ड फूड। उसने मेरा पैसा लौटा दिया है, तो उसने यानी ही क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हैज का यूज करेंगे। ही हैज रिटर्न माई मनी। तो आप देख रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं। तुमने इम्तिहान पास कर लिया है, तो यू हैव पास द एग्जाम। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू हैव पास द एग्जाम। अब नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज और हैव, नॉट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी परफेक्ट टेंस में जो भी सेंटेंस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो हैज और हैव मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। उसने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ाया है, यानी जो पढ़ाने था, हिंदी पढ़ाने का जो प्रोसेस था वो भी नहीं पढ़ाया है। यहाँ निगेटिव है तो नहीं में चलेगा, तो नहीं पढ़ाया है, अभी तक नहीं पढ़ाया है। उसने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ाया है, तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट टाउट हिंदी टिल नाउ। टाउट, टीच की थर्ड फॉर्म टाउट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वो अंग्रेजी में भाषण नहीं दी है, यानी जो भाषण था वो पहले दे चुकी है, पर किसमें नहीं दी, अंग्रेजी में भाषण नहीं दी है। तो वो के लिए क्या यूज करेंगे, लड़की है तो लड़की के लिए शी का यूज करना है। तो शी हैज नॉट गिवन स्पीच इन इंग्लिश। तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होगी, तो शी हैज नॉट गिवन स्पीच इन इंग्लिश। तो मेरी दोस्त पार्टी में नहीं आई है, जो आने का प्रोसेस था वो नहीं आई है, यानी पार्टी हो चुकी पर वो नहीं आई है। तो माई फ्रेंड हैव, माई फ्रेंड्स दोस्ती, कई दोस्त है, तो माई फ्रेंड्स हैव नॉट कम इन द पार्टी। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, केम, कम। तो माई फ्रेंड हैव नॉट कम इन द पार्टी। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, किसी भी टेंस में बनाएंगे इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी। मैंने क्या बताया था, दो तरीके से हेल्पिंग वर्ब, एक WH फैमिली का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो उसका आंसर यस या नो में देना पड़ता है, जब वजह बतानी पड़ती है तो WH फैमिली पहले करना पड़ता है। तो देखिए, क्या तुमने खाना खा लिया है, यानी जो खाना है वो क्या तुमने खा लिया है, तो हैव यू ईटन फूड। यहाँ पे पूछना पड़ा, आंसर क्या देंगे आप, यस या नो में देंगे, तो हैव यू ईटन फूड।
तुमने खाना क्या खाया है। अब यहाँ पे क्या खाया है ये बताना है, तो तुमने खाना क्या खाया है। What have you eaten food? यू क्या है हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करना है। क्या तुमने मुझसे पूछा, यस या नो का आंसर है ना। क्या तुमने मुझसे पूछा। हैव यू आस्क्ड मी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। क्या हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर है WH फैमिली, उसी तरीके से स्ट्रक्चर ये भी सेम होगा। वही इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन आंसर हमारे यस या नो में होंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर हमारे वजह होगी रीजन होगी तो WH फैमिली को पहले रखना पड़ेगा। देखिए, क्या अलीशा ने दौड़ नहीं जीता है, यानी जो जीतने का है वो नहीं जीता है, ये क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। तो क्या अलीशा ने दौड़ नहीं जीता है। हैज अलीशा नॉट वॉन द रन। अलीशा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज का यूज करा। हैज अलीशा नॉट वॉन द रन। क्या तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया है। तुमने उसे क्यों नहीं बुलाया है, तो क्यों क्या है, वजह देना है, रीजन है, तो WH फैमिली पहले आएगी। तो क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई हैव यू नॉट कॉल्ड हिम। क्यों नहीं बुलाया है, वाई हैव यू नॉट कॉल्ड हिम, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सबसे जो आखिरी है टेंस आती है वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा आखिरी टेंस है प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले समझना है बहुत ही, क्योंकि सारे टेंस में से जो थोड़ी सी डिफिकल्ट टेंस है वो ये टेंस होती है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको समझ लीजिए, ये जो टेंस है कोई एक अलग नया टेंस नहीं है, ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्टिन्यूएशन। इस टेंस का क्या है कि कोई काम, पहले इधर समझिए फिर बताते हैं। देखिए, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस, यानी ये जो टेंस है वो दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये क्या है, टेंस है। इट मीन्स द वर्क और एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, यानी कि कोई काम किसी समय से चलता चला आ रहा है, कंटिन्यू चलता चला आ रहा है, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में क्या होता था कि किसी काम को कंप्लीट कर लिया गया है, तो हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता था। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि किसी समय से, यहाँ पर एक समय होगी, समय निर्धारित किया जाएगा, वो किसी काम से बीच में वो काम रुका नहीं है, वो कंटिन्यू चलता चला आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी किसी पास्ट से, किसी पहले से, किसी समय से वो बीच में नहीं रुकेगा, वो कंटिन्यू चलता चला आएगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए, ये पास्ट यानी किसी समय, मान लीजिए कोई एक समय है, समय से वो काम किसी समय से स्टार्ट है, और वो प्रेजेंट यानी ये नाउ प्रेजेंट है, अभी वो चलता चला, अभी तक ये रुका नहीं है, वो चलता चला आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आइए अब इसको भी समझते हैं। सबसे पहले अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, टाइम। अभी हम आपको एक एक अलग अलग स्लाइड में एक एक चीज के बारे में बताएंगे, पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, सारे स्ट्रक्चर को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपके स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गए तो सेंटेंस भी आपके स्ट्रांग ही बनेंगे, उसमें भी आपकी कोई गलतियां नहीं होंगी। सब्जेक्ट हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर उसके बाद बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, अदर वर्ड, सिंस या फॉर, टाइम। अब देखिए, परफेक्ट टेंस में होता क्या था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है,
परफेक्ट टेंस कहलाता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब भाई देखिए, जब दो मेन वर्ब को भी एक साथ नहीं रख सकते हैं कि थर्ड फॉर्म को भी रखें और फोर्थ फॉर्म को भी साथ में रखें, दो वर्ब की मेन वर्ब नहीं रह सकते, यानी दो मेन वर्ब एक साथ नहीं रहते हैं, तो क्या किया गया, एक को चेंज कर दिया गया, यानी जो हमारी बीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका रूप चेंज कर दिया गया। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही चेंज है। तो आप समझ लीजिए, जब भी हैज बीन, हैव बीन है, वो हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी समय से है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही कहलाएगा बीन के बाद, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। शी हैज बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस या फॉर की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दी है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी आप उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद कोई टाइम। उसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, हर तरीके से ये स्ट्रक्चर है पांचों 6 सेंटेंस के, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं एक एग्जांपल से समझते। अब ये देखिए, सिंस का यूज हम करें कहाँ, सिंस का और फॉर का यूज। देखिए, घड़ी का समय का नाम हो, यानी 2 बजे हो, 5 बजे हो, 8 बजे, यानी घड़ी में जितने भी नाम दिए गए हैं उनके अगर नाम हो तो उनके साथ हम सिंस का यूज कर सकते हैं। दिन का नाम, यानी कि दिन का नाम हो, जैसे संडे, मंडे, ये सब क्या है, दिन के नाम है, तो इनके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। महीने का नाम, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने मंथ के नाम होते हैं उनके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। तारीख, यानी 2001, 12 तारीख, 15 अगस्त, यानी जो भी तारीख होंगी, डेट होंगी, उनके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। और बचपना का आ जाए, जवानी का, बुढ़ापे का, इसके साथ भी सिंस का यूज करेंगे। और फॉर, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 4 घंटे, 4 दिन, 4 साल, कई दिन, 3 मिनट, इन सब के साथ फॉर का यूज करेंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं लिंक दे दूंगी सिंस और फॉर की, आप उसे देख लीजिएगा। वो 1920 से इस घर में रह रहा है। देखिए, किसी समय दिया, मैंने क्या कहा, समय देगा, 1920 से इस घर में रह रहा है, किसी समय से वो कंटिन्यू रह रहा है, अभी हटा नहीं है, वहां पे रह ही रहा है, तो इसके लिए क्या बनेगा, ही हैज। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पर भी फोकस करना है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1920। 1920 ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके साथ क्या लगा, सिंस का यूज किया, सिंस 1920। मैं 2 घंटों से तुम्हें बुला रहा हूं, कब से, 2 घंटों से वो बुला ही रहा है, तो इसके लिए क्या बनेगा, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। वो सुबह से नहीं पढ़ रही है, कब से, सुबह से, एक समय है, नहीं पढ़ रही है, तो शी हैज नॉट स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 दिन से आ रहा है, क्या वो 2 दिन से आ रहा है, तो 2 दिन क्या लगेगा, वो क्या सिंगुलर है, तो ये भी क्या है, एक इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। हैज ही बीन कमिंग फॉर 2 days। हैज ही बीन कमिंग फॉर 2 days। प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट टेंस टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है पास्ट टेंस की। सबसे पहला टेंस क्या बनेगा, इनडेफिनिट टेंस। उसका एक बार पहचान देखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या होता था, ते थी, ती थी, किया, लिया, दिया, की थी, दी थी, ली थी, ये हमारे क्या है, सेंटेंस की लास्ट की हिंदी में पहचान है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझिए। तुम खेलते थे, यानी खेलते थे, तो क्या बनेगा, यू प्लेड। अब देखिए, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का बिल्कुल नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। यू प्लेड, वो दौड़ता था, ही रैन, उसने खाना खाया,
सेंटेंस के लास्ट में आया ना, या आया, उसने खाना खाया, तो ही एट फूड। एट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ही एट फूड। वो यहाँ आई, यानी ई देखिए लास्ट में क्या है, ई निकल रहा है, वो यहाँ आई, शी केम हेयर। उसने मेरी मदद की, देखिए लास्ट में ई निकल रहा है ना, देखिए ता था ती थी, ये भी पहचान होगी, आ है, ई है, दिया लिया, ये सब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। उसने मेरी मदद की, ही हेल्प हिम। तो इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करेंगे, वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी डिड का यूज करिएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड का यूज करिएगा। आइए अब एग्जांपल से समझते हैं। मैंने उसकी मदद नहीं की, तो क्या होगा, आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट हेल्प हिम। वो आज यहाँ नहीं आया, देखिए इसमें की ई की साउंड निकल रही है, इसमें देखिए आ का साउंड निकल रहा है, वो आज यहाँ नहीं आया, ही डिड नॉट कम हियर टुडे। वो मैच नहीं जीता, ही डिड नॉट विन द मैच। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जब निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तब। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर WH फैमिली को पहले रखेंगे, ये क्या है, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने जो बताया है कि अगर क्वेश्चन यस या नो में होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, अगर क्वेश्चन रीजन देना होगा, वजह देना होगा, तो WH फैमिली पहले आएगी। तो WH फैमिली पहले आएगी, फिर डिड सब्जेक्ट, सेम उसी तरीके से नीचे लिख देना है, सेम रहे, बस WH फैमिली को पहले करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने इस फिल्म को देखा, क्या तुमने इस फिल्म को देखा। इसका आंसर भी क्या निकलेगा, यस या नो में, तो डिड पहले कर देंगे। डिड यू वॉच दिस फिल्म, डिड यू वॉच दिस फिल्म। क्या उसने तुम्हें पीटा था, पीटा था, तो क्या होगा, डिड ही बीट यू, डिड ही बीट यू। वो कब गया, कब गया, यहाँ पे वजह देना है, तो कब गया, तो WH फैमिली पहले, और कब के लिए क्या यूज करेंगे, when did he go, when did he go। तुमने खाना कब बनाया, कब बनाया, वजह देना ना, कब बनाया टाइम बताना पड़ेगा, तो when did you make food। अच्छा पास्ट में सबसे ज्यादा आसानी क्या होती है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का बिल्कुल भी कंफ्यूजन होता ही नहीं है। जितना प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में जरा सा भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब निगेटिव इंटेरोगेटिव देखिए का क्या है, डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने क्या बताया था, निगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो चाहे निगेटिव इंटेरोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसी तरीके से ये भी है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो यहाँ क्यों नहीं आया, वो यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों वजह देना है, और निगेटिव है तो why didn't he come here। क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, why। हेल्पिंग वर्ब क्या है, did, और नॉट निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, why didn't he come here। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है come। क्या उसने गरीबों को खाना नहीं खिलाया, गरीबों को खाना नहीं खिलाया, क्या उसने, ये भी यस या नो का है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। डिड ही नॉट फीड द पुअर, डिड ही नॉट फीड द पुअर। फिर क्या तुमने घर का सारा काम नहीं किया, क्या तुमने घर का सारा काम नहीं किया, तो क्या ये भी क्या है हमारी यस या नो का इंटेरोगेटिव आंसर है। तो डिडंट यू डू ऑल द हाउस वर्क, डिडंट यू डू ऑल द हाउस वर्क। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस टेंस
क्या है, वही है कि काम, इसमें जो काम होगा वो कंटिन्यू चल रहा होगा, उस काम को किया जा रहा होगा। अब जब पास्ट में है तो था थी थे का यूज आएगा, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ भी लगेगी कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम का यूज था, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रहेगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। वो दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, कॉन्टिन्यूटी है, कर रहा था, पास्ट में कोई काम कर रहा था। वो दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। यू क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे, यू वर प्लेइंग। वे बोल रहे थे, वे बोल रहे थे, वे क्या है, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, दे वर स्पीकिंग। तुम अपने भाई की मदद कर रहे थे, यानी पास्ट में मदद कर रहे थे, पास्ट की बातें हैं, पास्ट तो पास्ट की बातें हैं। तुम अपने भाई की मदद कर रहे थे, यू वर डूइंग हेल्प दिस हिज ब्रदर। यू वर डूइंग हेल्प हिज ब्रदर। वो अपना अध्ययन याद कर रहा था, यानी पास्ट में याद कर रहा था, तो ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर। अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर, उसके साथ नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं। कल बारिश नहीं हो रही थी, पास्ट की बातें हैं, कल तो बीते हुए कल है, पास्ट टेंस है तो कल के लिए बीता हुआ यूज करेंगे। तो कल बारिश नहीं हो रही थी, तो इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे। इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने बताया था, इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे। बादल गरज नहीं रहे थे, बादल गरज नहीं रहे थे, द क्लाउड्स वर नॉट थंडरिंग। द क्लाउड्स वर नॉट थंडरिंग। सूर्य स्कूल नहीं जा रहा था, पास्ट में पहले की बात, सूर्य स्कूल नहीं जा रहा था, तो सूर्य वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सूर्य वॉज, क्योंकि नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करेंगे, तो सूर्य वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आती है, यस या नो का होगा, तो अगर रीजन देना है तो WH फैमिली पहले आ जाएगी। तो वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से WH फैमिली का यूज करेंगे, वॉज और वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या रामा नई ड्रेस खरीद रहा था, क्या यस या नो में देना हो, और पास्ट की बात है, क्या रामा नई ड्रेस खरीद रहा था, वॉज रामा बाइंग न्यू ड्रेस। रामा के साथ वॉज का यूज क्यों किया, क्योंकि नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज रामा बाइंग न्यू ड्रेस। मौसी के घर कौन कौन जा रहा था, यानी पास्ट की बात है, कौन जा रहा था, तो हु वॉज गोइंग टू आंट्स हाउस। हु वॉज गोइंग टू आंट्स हाउस। वो जोर से आवाजें किसे दे रहा था, वो जोर से आवाजें किसे दे रहा था, ये भी क्या इंटेरोगेटिव है पर WH फैमिली का है, क्योंकि इसमें रीजन बताना है। What was he calling loudly? What was he calling loudly? आइए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट, उसके बाद WH फैमिली आएगी, उसी तरीके से नीचे का भी स्ट्रक्चर लिख देंगे। ये हमारे निगेटिव इंटेरोगेटिव है। आइए एग्जांपल समझते हैं। क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, यानी कब की बात है, पास्ट की बात है, क्या वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। Was he not listening to you? Was he not, was का यूज क्यों किया, क्योंकि he सिंगुलर सब्जेक्ट है। Was he not listening to you? आप मुझे नया लैपटॉप क्यों नहीं दिला रहे थे।
नया लैपटॉप क्यों नहीं दिला रहे थे? Why weren't you getting me a new laptop? Why यानी कि रीजन देना, why weren't you getting me a new laptop? क्या वो अपने बाबा से मिलने एयरपोर्ट नहीं जा रहा था? Wasn't he going to the airport to meet his father? नेक्स्ट देखिए, अब आपके देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें लोगों की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इंडेफिनिट टेंस को लेकर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर और परफेक्ट टेंस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप बहुत ही बारीकी से इसको देखिएगा। सबसे पहले इसके रूल को समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब वाक्य के दो भाग होते हैं और इन्हें किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्य में भूतकाल दो कार्य समाप्त होते हैं, यानी जो भूतकाल में दो का काम समाप्त होते हैं। पहला कार्य होगा दूसरे कार्य से बहुत पहले समाप्त होगा, वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, और जो बाद में होगा वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। मतलब ये कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी पहले काम कर लिया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वो होगा कि जो काम बहुत पहले समय से, यानी पास्ट से पास्ट, यानी जो काम सबसे पहले कर लिया गया होगा, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्यों यहाँ पे कंफ्यूजन होती है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यही है, रूल है कि जिस काम को कर लिया गया है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यही रूल है कि जो काम कर लिया जाता था वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन हो जाती है कि क्योंकि दोनों का जो सेंटेंस होता है थोड़ा सेम होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसलिए ये दोनों में तय करना पड़ेगा कि कौन सा काम किस कार्य से, कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम सबसे पहले हुआ होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, जो काम बाद में हुआ होगा वो हमारा पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी आपको हैज और हैव यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का बिल्कुल झंझट नहीं है, सिर्फ हैड का ही यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर डबल इंटेरोगेटिव WH फैमिली पहले आ जाएगी, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। अब आप जब इनका स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हम लोग जब भी सेंटेंस बनाएंगे स्ट्रक्चर आपका सेम यही रहेगा, लेकिन आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी स्ट्रक्चर माइंड में रख के चलना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। अब आप दोनों में पहला ये लगाइए कि कौन सा काम यहाँ पे पहले किया गया है। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, यानी पहले क्या, डॉक्टर के जाने के बाद पहले डॉक्टर गया, फिर उसके बाद रोगी मरा, यानी कि पहले जो है डॉक्टर गया, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। इस सेंटेंस में बता रहा है, देखिए गया था यहाँ पर भी, गया था यहाँ पर भी। अब कंफ्यूजन हो जाती है ना कौन सा कैसे बना, इसलिए ये समझना है दोनों में से कौन सा पहले है। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया, इसमें क्या बता रहा है कि डॉक्टर पहले गया फिर रोगी मर गया, और इसमें क्या बता रहा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, यानी पहले रोगी मर गया तब डॉक्टर आया। दूसरा देखिए, मैं पहले ही कार्य समाप्त कर चुका था, यानी जो काम था इस तरीके से बनते हैं, मैंने जो काम पहले ही समाप्त कर चुका था, बहुत पहले समाप्त कर चुका था। ट्रेन बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, वो बहुत पहले ही भोजन बना चुकी थी। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस देखिए, पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। क्या था, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया, पहले डॉक्टर गया तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बन गया। डॉक्टर हैड गॉन, ये हमारा परफेक्ट टेंस का है। फिर है पेशेंट डेड, पहला क्या है, पेशेंट डेड, पहले डॉक्टर गया तो वो हमको परफेक्ट टेंस में बनाना है, और जो दोबारा बाद में काम हुआ है वो हमारा सिंपल टेंस में बनेगा। तो पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। फिर है पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम, तो यहाँ पर क्या था, पहले रोगी मरा था, तो पेशेंट हैड डेड,
तो देखा आपने यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पेशेंट हैड डेड, यानी रोगी मर गया बिफोर डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया। पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम, ये हमारे क्या पास सिंपल टेंस का हमारा स्ट्रक्चर है। तो आई रीच द स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी। तो आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन जाने के यानी पहले क्या ट्रेन गई, यानी जब मैं पहुंचा उससे पहले ट्रेन चली गई। तो जो ट्रेन यानी जो पहले जो क्या काम हुआ था ट्रेन जाने का, तो वो हमारा बन गया परफेक्ट टेंस में। ट्रेन हैड लेफ्ट, पहला बात का जो काम था आई रीच, मैं पहुंचा, तो आई रीच द स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड लेफ्ट। उसी तरीके से देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच स्टेशन, यानी मेरे जाने से पहले ट्रेन क्या है जा चुकी थी। मेरे जाने से पहले, यहाँ पे ट्रेन पहले गई, आई रीच स्टेशन, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले जाने का काम क्या हुआ, ट्रेन गई, ट्रेन जा चुकी थी, तो उसको हमने क्या बनाया परफेक्ट टेंस बनाया। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी बहुत आसानी से समझ लेंगे। बस उसी तरीके से हैं, थोड़ी सी इधर उधर है। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने क्या बताया था, ये टेंस हर टेंस से थोड़ी सी डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझा है तो इसको समझने में जरा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया ये वो टेंस होता है जो दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी इसका कोई अलग से टेंस नहीं है, ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट टेंस का और कॉन्टिन्यूअस टेंस का। परफेक्ट मतलब जो काम किसी समय यानी पहले से जो काम किया गया हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो काम जारी है। तो पहले मतलब कोई काम किसी समय से यानी पहले से वो चल रहा था। अब जब पास्ट है तो था का यूज करेंगे, यानी पास्ट से यानी कोई काम किसी समय से चल रहा था। ये हमारा इस टेंस की पहचान है कि कोई काम किसी समय से चल रहा था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। It is a very specific case that the combination of two tense, यानी ये जो टेंस है दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए पहले स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा सारे स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट हैड, अब जब पास्ट परफेक्ट है तो उसके साथ हैड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हैड, बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करेंगे। टाइम, जैसा कि मैंने बताया था कि बीन भी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो बीन भी हमारा क्या है थर्ड फॉर्म ही है। लेकिन दो मेन वर्ब एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए थर्ड फॉर्म को चेंज करके बीन के रूप में रख दिया गया। तो बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम। मैंने पहले ही वो स्लाइड में बता दिया है सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको जरा भी सिंस फॉर में कंफ्यूजन है तो मेरी एक सेपरेट वीडियो है सिंस और फॉर की, उसे भी आप देख सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, उसी के थ्रू आप सेंटेंस को बनाइए। उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। कब से? 2 दिन से, यानी किसी 2 दिन से बुखार आ रहा है, बीच में उसको ठीक नहीं हुआ है। जो काम किसी समय से चल रहा है वो रुका नहीं है, किसी समय से वो रुका ही नहीं है, वो जैसे था उसी तरीके से चलता चला आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है परफेक्ट है। तो 2 दिन से बुखार आ रहा था, तो यानी कि अभी तक नहीं, 2 दिन से बुखार आ रहा था। He had been having fever for 2 days. Since का यूज कब करना है, for का यूज करना है, मैंने पहले बता दिया है। तो देखिए वो सुबह से खाना बना रही थी। कब से? सुबह से खाना बना रही थी, यानी वो सुबह से ही खाना बना रही थी। तो she had been cooking food since morning. सिंस पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए टू का यूज करेंगे। तुम शनिवार से कोचिंग जा रहे थे। कब से? शनिवार से कोचिंग जा रहे थे।
You had been going to coaching since Saturday. You had been going to coaching since Saturday. नेक्स्ट होगा वो 2012 से इस स्कूल में पढ़ रहा था। कब से? 2012 से इस स्कूल में पढ़ रहा था। तो he had been पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, सॉरी पढ़ा रहा था। He had been teaching in this school since 2012। पढ़ा रहा था, वो 2012 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। He had been teaching in this school since 2012। नेक्स्ट देखिए, रविवार से वो मुझसे बातें नहीं कर रहा था। तो ये क्या है? निगेटिव में स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। देखिए, he hadn't been talking to me since Sunday। रविवार से वो मुझसे बात नहीं कर रहा, यानी कब से? रविवार से। तो he hadn't been talking to me since Sunday। पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए since का यूज करेंगे। तुम 2 घंटे से चुप नहीं हो रहे थे। कब से? 2 घंटे से। ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो you hadn't been quiet for 2 hours। माँ मुझसे 2 दिन से बातें क्यों नहीं कर रही थी? Why mother hadn't been talking to me for 2 days। क्या तुम कल से ये नौकरी छोड़ रहे थे? Had you leaving this job since yesterday। Had क्या तुम्हारे पिताजी 1986 से लंदन में रह रहे थे? कब से? 1986 से। तो had your father been living in London since 1989। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपके पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, पास्ट टेंस कंप्लीट। आया कोई कंफ्यूजन? कितनी आसानी से आपने 2 टेंस को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लिया। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सबसे पहला टेंस क्या बनेगा? इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होगी? गा गे गी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक क्लिक किसी की मोटिवेशन का काम करती है। सो प्लीज हिट द बटन। देखिए, पहला सेंटेंस क्या बनेगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का यूज करेंगे। वैसे शैल का यूज अब होता नहीं है, अगर नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है। शैल का यूज ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए बता रहे आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फिर है ऑब्जेक्ट, और ही शी इट यू नेम यानी सब के साथ विल का यूज आप सबके साथ करेंगे। आई वी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ वी का यूज, विल का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। वो दौड़ेगा, ही विल रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तुम इस बारे में सोचोगे, यू विल थिंक अबाउट दिस। तुम जाओगे, यू विल गो। तुम मुझसे बोलोगे, वो मुझसे बोलेगा, ही विल स्पीक टू मी। तुम उसे देखोगे, यू विल सी टू हिम। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं उससे नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा गागे की फ्यूचर है, तो आई विल नॉट स्पीक टू हिम। तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे, you will not go to college today। you will not go to college today। ये अब, वो अब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, वो अब यहाँ नहीं आएगा। he will not come here now। just talk अभी यूज कर सकते हैं। he will not come here now। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगी और सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पहले कब होता है? जब यस या नो में इंटेरोगेटिव का आंसर देना होता है। WH फैमिली कब होगी? जब उसका आंसर किसी रीजन, वजह बतानी होगी, तब WH का यूज करेंगे। विल और शैल, फिर ये क्या है? निगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। फिर ये भी क्या? WH फैमिली का निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं। क्या वो ये मैच जीतेगा? विल ही विन दिस मैच? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। विल ही विन दिस मैच? क्या तुम मुझे फोन करोगे?
विल यू कॉल मी, इंटेरोगेटिव है ना। रोहन एयरपोर्ट क्यों नहीं जाएगा, ये क्या है, क्यों नहीं जाए, WH फैमिली का है ये। तो वाई विल रोहन गो टू एयरपोर्ट। शीला अपना पाठ याद कब करेगी, क्या कब करेगी, ये क्या है, WH फैमिली का इंटेरोगेटिव है। तो व्हेन विल शीला लर्न हर लेसन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस आपके लर्न हो गए, समझ में आ गए। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने क्या बताया था, जो काम चलता रहता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। बस फर्क क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग उसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। अब जैसे फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसका पहला सेंटेंस क्या बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में। हम लोग शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, आई होप अब तो आपको लर्न भी हो गए होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था। शैल आई और वी के साथ यूज होता है, अगर ना भी करे तो भी चलेगा। विल के साथ आप सबका यूज कर सकते हैं। विल और शैल के बाद आप बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी होंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। फिर है ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। बारिश हो रही होगी, बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग। माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी। माई मदर विल बी कुकिंग फूड, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। तो देखा आपने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया, विल के बाद बी का यूज किया गया। वो मूवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग मूवी, ही विल बी वॉचिंग मूवी। देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद बी का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए वो नहा नहीं रहा होगा, वो नहा नहीं रहा होगा, तो क्या बनेगा, निगेटिव है। तो ही विल नॉट बी बेदिंग, बाथिंग नहीं बोलते, बेदिंग। ही विल नॉट बी बेदिंग। तुम सोच नहीं रहे होगे, निगेटिव है, सोच नहीं रहे होगे। यू विल नॉट बी, देखिए नॉट के बाद बी का यूज किया गया। देखिए अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो विल नॉट का यूज नहीं करेंगे, वॉन्ट का यूज करेंगे। विल नॉट अगर एक साथ करेंगे तो विलेंट नहीं बोलेंगे, बहुत लोग होते हैं ना। वॉन्ट का WH फैमिली यानी सबको तो समझ में आता है। विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वॉन्ट होगा, निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट। यू विल नॉट बी थिंकिंग, मैं उसे पार्टी में नहीं बुला रहा हूँगा। आई विल नॉट बी कॉलिंग, बुलाने के लिए कॉल करते हैं तो उसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, कॉलिंग। आई विल नॉट बी कॉलिंग हिम इन द पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से WH फैमिली पहले आएगी, पहले स्ट्रक्चर की तरह होगा इंटेरोगेटिव। और वांट का ये क्या है, निगेटिव इंटेरोगेटिव है, वांट पहले कर देंगे। जैसे विल नॉट अलग अलग यूज करेंगे तो विल नॉट का यूज करेंगे, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन बनाना है तो वांट का यूज करेंगे। वांट सब्जेक्ट, ये क्या निगेटिव इंटेरोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव है, ये WH फैमिली का निगेटिव इंटेरोगेटिव है। आइए देखते हैं एग्जांपल से। क्या वो यहाँ आज आ रहा होगा, क्या वो यहाँ आज आ रहा होगा। तो यस या नो का आंसर देना है तो विल पहले कर देंगे। विल ही बी कमिंग हेयर टुडे, बी का यूज सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, सब विल के साथ बी नहीं लगाएंगे, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल ही बी कमिंग हेयर टुडे। तुम दिल्ली क्यों जा रहे होगे, क्यों यानी क्यों बताना है, रीजन। तो वाई विल यू गोइंग, क्यों के लिए वाई लगता है, वाई विल यू गोइंग टू दिल्ली, मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बना रहा हूँगा, क्यों बना रही होंगी। वाई विल आई मेकिंग फूड फॉर यू, वाई विल आई मेकिंग फूड फॉर यू। आइए अब हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब।
निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर भी वही रूल है कि जिस काम को कंप्लीट कर लिया गया होगा, यानी कि परफेक्ट टेंस तो हमारा वही कहलाता है जिस काम को कंप्लीट कर लिया गया हो। तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, जिस काम को कंप्लीट कर लिया गया होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसका देखिए हैज, यहाँ पे हैज और हैव का यूज नहीं करना है, ओनली हैव का यूज होगा। जिस तरीके से पास्ट में ओनली हैड का यूज किया गया था, फ्यूचर में ओनली हैव का यूज करना है। अब आइए एग्जाम। सच मायने में तो परफेक्ट टेंस वही टेंस होता है जब दो टेंस से ये पता चले कि कौन सा काम पहले सबसे पहले हुआ है। जो काम सबसे पहले कर लिया जाता है वही काम हमारा परफेक्ट टेंस कहलाता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट है। जैसा आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था कि कौन सा जो काम सबसे पहले कर लिया गया है वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट टेंस कहलाता है। और जो काम उससे पहले हुआ है, यानी कि जो काम उससे बाद हुआ है, वो हमारा किस टेंस में बनता था, पास्ट सिंपल टेंस में बनता था। लेकिन अब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, जो काम तो सबसे पहले होगा, यानी जो काम काफी समय पहले होगा वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। और जो काम उस समय के बाद हुआ होगा, यानी जो काम पहले नहीं हुआ होगा, बाद वाला होगा, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होता था, पास्ट सिंपल टेंस का होता था, जो काम बाद में किया जाता था उसको पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर से बनाते थे। लेकिन फ्यूचर टेंस में जब हम बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम बनाएंगे, जो दूसरा जो समय के बाद जो पहले होगा, तो जो काम पहले होगा तो वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो दूसरा स्ट्रक्चर होता था वो पास्ट सिंपल टेंस का बनता था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। देखिए एक बात, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का क्या था, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब। मैंने अभी आपको बताया था ये हमारा परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो हमारा ये दूसरा स्ट्रक्चर, यानी कि कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिर फिफ्थ फॉर्म, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस को ऐड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म का बेस फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी तरीके से निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH फैमिली, WH निगेटिव। आइए देखते हैं और कॉन्ट्रैक्शन समझ लीजिए। आई विल, शैल हैव, यानी कि आई विल, I'll have, he'll have, want निगेटिव के लिए want का यूज करेंगे, शैल नॉट के लिए शैंट का यूज करेंगे। देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। पहला इसमें कौन सा काम हुआ है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, यानी पहले ट्रेन गया है फिर वो पहुंचा है, यानी उसके जाने से पहले ट्रेन जा चुकी। तो पहला क्या, ट्रेन जा चुकी होगी, तो इसको क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रीच। कंजक्शन क्या है, बिफोर, तो वो अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे, यानी कि जब तुम वहां पहुंचोगे तुमसे पहले ही वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो पहला वाला क्या, पहले हुआ है, तो ये हमारा क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन यू रीच देयर। नेक्स्ट देखिए, मेरे आने से पहले वो सो चुकेगी, तो क्या होगा, शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। शी विल हैव स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेप, यानी पहले सोने का काम है, तो शी विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने क्या बताया था, अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझा है तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। अब देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई काम किसी समय से चलता रहेगा,
तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने ये बताया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, परफेक्ट टेंस का और कॉन्टिन्यूअस टेंस का। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर बनाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो मेन वर्ब एक साथ नहीं होंगे, तो इसीलिए जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा, परफेक्ट टेंस का जो थर्ड फॉर्म होगा उसे बीन के रूप में रखना पड़ेगा, और जो कॉन्टिन्यूअस का वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो रहेगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल, हैव, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस और फॉर मैंने बहुत अच्छे से पिछली स्लाइड में बताया है। सब्जेक्ट के बाद निगेटिव के लिए वांट का यूज करेंगे, हैज और हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, इसी तरीके से आप यूज करते जाएंगे। एग्जांपल समझ लीजिए, वो सुबह से खेल रहा होगा, He will have been playing since morning। कब से, सुबह से, किसी समय से वो खेल रहा होगा। He will have been playing since morning। तुम रात से नहीं पढ़ा रहे होगे, यानी कि कब से, रात से नहीं पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़ा रहे होगे, तो क्या होगा, यू वॉन्ट हैव बीन टीचिंग सिंस नाइट। सिंस नाइट, क्या तुम 4 दिन से लंदन जा रहे होगे, कब से, 4 साल से, सॉरी 4 साल से, क्या तुम 4 साल से लंदन जा रहे होगे। विल यू, ये क्या इंटेरोगेटिव है, तो विल हैव यू बीन गोइंग टू लंदन फॉर 4 years। आप वहां शनिवार से कब आ रहे होंगे, कब आ रहे होंगे, निगेटिव वो है ना, सॉरी इंटेरोगेटिव है WH का, तो व्हेन हैव यू बीन कमिंग देयर सिंस सैटरडे। अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं समझ में आ रहा है या मैंने बहुत जल्दीबाजी की है, तो मैंने एक टेंस की अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बनाई है, एक टेंस की, जिससे आप बहुत ही बारीकी और आसानी से समझ सकते हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि मैंने जल्दबाजी की है या आपको कहीं पर लगता है कि मैंने कोई गलतियां की हैं, तो आप हमारी एक सेपरेट वीडियो, मैंने सारे टेंस की अलग अलग टेंस की सेपरेट वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और हाँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।